हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवाज एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग प्रीवियस क्लासेस भी वॉच कर रहे होंगे और उसको इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बात कर रहा हूँ मैं आपके सेक्शन 2 की, जिसमें हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर दो चैप्टर है। चैप्टर 1 जो है आपका ए कैपिटल गेन, उसके फर्स्ट क्लास को देखा था। ऐसा मैंने कहा तो था आपको कि नेक्स्ट क्लास से सम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया है। इसकी वजह क्या है कि देखिए, बहुत सी थियरीज होती है, क्योंकि टैक्सेशन पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉ पे डिपेंड करता है। तो मैं सम कैलकुलेट करवाने लगता और अब बहुत सारी कंफ्यूजन के साथ सम को कैलकुलेट करते और उसको कंप्लीट भी कर देते, लेकिन हो सकता है बहुत सारी डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती। वो सब ना करना पड़े, उसी की वजह से मैं आपके लिए एक और थियरीज की क्लास लेकर आया हूँ, जो कि मैंने सोचा था कि नहीं करवाऊंगा, चल जाएगा, लेकिन मेरी मजबूरी है कि ये थियरीज कवर करवाना भी पड़ेगा, तो ही आप चीजों को समझ पाओगे। चलिए, बहुत हो गई बातें, बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर यूनिट 2 ए कैपिटल गेन। पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 3 तक हमने कंप्लीट किया था। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट एंड स्पेशल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑन इट। तो कुछ प्रोविजन है, उनको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। द computations will be made as under depending upon the nature of the capital assets transfer। तो वो कैपिटल असेट किस नेचर का है, किस तरह का है, ये भी थोड़ा सा डिपेंड करता है। तो आइए उसी को डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ असेट्स ट्रांसफर, जैसे कि यहाँ है, द असेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेनली कैटेगरीज। तो इस असेट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सिंपल टू मेन कैटेगरी, यानी दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। नंबर 1 डेप्रिसिएबल असेट्स, जिसपे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो, और नंबर 2 है नॉन डेप्रिसिएबल असेट्स, जिस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको अकॉर्डिंग टू डेप्रिसिएशन के ही बेस पर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पहले नंबर 1 है डेप्रिसिएबल असेट्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ दो पॉइंट है, उसके अंदर ए है वेयर एंटायर ब्लॉक ऑफ असेट्स, राइट। अब ब्लॉक ऑफ असेट्स यानी वही क्या, जो कि आपको असेट्स के कितने पार्ट में, वैसे टेंजिबल असेट्स, राइट, टेंजिबल असेट्स एंड इनटेंजिबल असेट्स, राइट। इनटेंजिबल असेट्स सी को बोलते हैं। अब टेंजिबल असेट्स में आपको पता है क्या आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, राइट। तो आपका क्या हो गया, टेंजिबल हो गया। इंटेंजिबल में क्या आएगा, तो गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, राइट, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया। तो ये सब आपका क्या है, इंटेंजिबल असेट से वॉल ब्लॉक ट्रांसफर। तो इसी के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपनिंग, डिफरेंस ऑफ ओपनिंग यानी रिटर्न डाउन वैल्यू, जो भी आपने कैलकुलेट किया होगा रिटर्न डाउन वैल्यू, एंड नेट कंसिडरेशन इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट और लॉस। तो जो भी होगा डिफरेंस ऑफ ओपनिंग, रिटर्न डाउन वैल्यू का, नेट कंसिडरेशन का, इसके बीच का जो भी, इसको क्या ट्रीट करोगे आप, हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट या लॉस इसको कंसिडर करोगे। नंबर बी, वेयर ब्लॉक ऑफ असेट्स एग्जिट्स, यानी वॉल ब्लॉक इज नॉट अ ट्रांसफर, यानी जो पूरा का पूरा है ब्लॉक, उसको क्या करोगे आप, ट्रांसफर नहीं करोगे। तो उस केस में क्या है, where the net consideration of a part of block of asset is more than opening WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू। जब आपका नेट कंसिडरेशन जो है वो ज्यादा हो किससे, ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू से, तो इस केस में क्या करोगे, एंड ऐड करोगे आप, मेड द ब्लॉक द सरप्लस इज ट्रीटेड शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट, और वहां जो सरप्लस होगा, राइट, उसको आप क्या ट्रीट करोगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट। इन केस ऑफ नेट कंसिडरेशन बिगन लेस, द बैलेंस इज टेकन depreciation basis for the previous year and hence no question of capital profit or loss। अगर क्या होगा, अगर नेट कंसिडरेशन वो कम रहता है, तो यहाँ तो फिर जो भी वैल्यू होगी उसको क्या आप ट्रीट कर दोगे, डेप्रिसिएशन बेस पे ही ट्रीट कर दोगे।
यहाँ कोई भी प्रश्न खड़ा नहीं होगा कि वो कैपिटल प्रॉफिट है या लॉस है, सिंपल। तो बेसिक बातें थी, वैसे ये सिंपल सी बातें मुझे शेयर करना चाहिए था, इसीलिए यहाँ कवर कर लिया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 है जो आपका नॉन डेप्रिसिएबल असेट्स है। नंबर ए, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स। तो इसके अलग अलग पॉइंट है, आइए देखते हैं क्या है। नंबर ए, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को हम फाइंड आउट करेंगे। नंबर बी, फ्रॉम सच कंसिडरेशन डिडक्ट। अब कुछ कंसिडरेशन आपको क्या है, डिडक्टेबल है। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट होगा, या नंबर 3, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ओनली एंड एक्सक्लूसिव इन कनेक्शन विथ सच ट्रांजेक्शंस। तो ये प्रैक्टिकली चीज से लिखा हुआ है, बट आपको एक डिडक्शन, कुछ आइटम्स डिडक्ट होगा, हम आगे भी पढ़ेंगे। नंबर सी, फ्रॉम द बैलेंस विच इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट। जो भी आपको बैलेंस मिलेगा कंसिडरेशन में से कुछ डिडक्शन को प्लेस कर दोगे, उसके बाद जो बैलेंस मिलेगा उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल आप बोल दोगे। डिडक्ट द एग्जम्पशंस। अब कुछ एग्जम्पशन से और वे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कौन कौन सा है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब जैसे अंडर सेक्शन 15 बी है, बी ये क्या है, तो ये जब मैं कैलकुलेशन करवाऊंगा तब एक्सप्लेन करता जाऊंगा, या फिर शायद मुझे एक और क्लास अरेंज करनी पड़ जाए, ये सेक्शंस को डिडक्शन करने के लिए, यानी ये सेक्शन को डिस्कस करने के लिए। डिडक्शन क्या, तो ये अंडर सेक्शन 54 बी होगा तो एग्जम्प्टेड है, अंडर सेक्शन 54 डी होगा तो एग्जम्प्टेड है, अंडर सेक्शन 54 जी है तो एग्जम्प्टेड है, और अंडर सेक्शन 54 जी है तो एग्जम्प्टेड है, राइट। उसके बाद द बैलेंस अमाउंट इज टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड टैक्स लाइक इज अदर एनी इनकम। तो यही आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन ये सारी अब चीजें ये भी आपको पता तो अभी होगी नहीं कि सर है क्या ये 1 2 3 और 4, तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर कवर करवाऊंगा। उसके बाद सम कैलकुलेट करेंगे। देखिए, सम कैलकुलेट करने के लिए आप बहुत जल्दबाजी मत करिए, थियरी नहीं समझोगे तो आके फिर क्वेश्चन क्रिएट करोगे कमेंट बॉक्स में, सर इसको आपने कैसे कैलकुलेट कर लिया, उसको कैसे कैलकुलेट कर लिया, राइट। सो सम कैलकुलेट तो हो ही जाएंगे, उसकी तो कोई चिंता है नहीं, लेकिन थियरी का कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको भी बहुत मजा आएगा, कंफ्यूजन माइंड में होगा नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बी, इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल की भी बात कर लेते हैं। तो सेम वही है कि फाइंड आउट करोगे आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो कि फाइंड आउट करोगे वही डिडक्शन वापस आपको यहाँ मिलेंगे, सच एज कंसिडर डिडक्ट। नंबर 1, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कि आपको गिवन होगा ये क्वेश्चन में, राइट, ये क्वेश्चन में दिया होगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये भी दिया होगा आपको, सिंपल। एंड नंबर 3, एक्सपेंडिचर इनकर्ड वोनली एंड एक्सक्लूसिव इन कनेक्शन विद सच ट्रांजेक्शन। जो भी इस पे एक्सपेंस होगा, जो भी, ये भी क्या आप डिडक्ट कर सकते हो, राइट। जो भी खर्चा हुआ हो इसको भी आप डिडक्ट कर सकते हो, सिंपल। यहाँ यस डिडक्ट कर सकते हो, यानी लेस कर सकते हो। डिडक्ट यानी क्या, लेस करना, माइनस करना, उसके बाद जो बैलेंस मिलेगा आपको, राइट, दिस बैलेंस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और उसमें से फिर आप डिडक्ट क्या करोगे, एग्जम्प्टेड, राइट, जो कि क्या है यहाँ अंडर सेक्शन 54 है, अंडर सेक्शन 54 बी है, अंडर सेक्शन 54 डी है, अंडर सेक्शन 54 ई सी है, अंडर सेक्शन 54 डबल ई है, अंडर सेक्शन 50 एफ है, अंडर सेक्शन 50 जी है, अंडर सेक्शन 54 जी ए है, एंड अंडर सेक्शन 54 जी बी है। तो कहने का ये मतलब है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में थोड़े से डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ देखिए अंडर सेक्शन 54 बी है, यहाँ भी अंडर सेक्शन 54 बी है, यहाँ पर अंडर सेक्शन 54 डी है, यहाँ पर भी अंडर सेक्शन 54 डी है, यहाँ पर अंडर सेक्शन 54 जी है, यहाँ पर भी अंडर सेक्शन 54 जी है, एंड यहाँ पर अंडर सेक्शन 54 जी ए है, यहाँ भी अंडर सेक्शन 54 जी ए है। यानी जो लॉन्ग टर्म में है वो तो सारी चीजें शॉर्ट टर्म में कवर हो ही गई है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ एडिशनल सेक्शन है जो ये डील करेगा,
और ये आपको याद रखना होगा। मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा अलग अलग है। ये देख लीजिए, अंडर सेक्शन 54 यहाँ है लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं है। फिर ये देख लीजिए अंडर सेक्शन 54 EC जो लॉन्ग टर्म में है, शॉर्ट टर्म में नहीं है। डबल E भी आपका लॉन्ग टर्म में है, शॉर्ट टर्म में नहीं है। F तो खैर चलो, F भी नहीं है, राइट। ये देख लीजिए, G है, GA है एंड GB, तो ये देख लीजिए, राइट। और ये GA है। तो ये जो कुछ सेक्शंस आपको याद रखनी ही पड़ेगी कि जो कुछ शॉर्ट टर्म में एप्लीकेबल है और कुछ लॉन्ग टर्म में एप्लीकेबल है, राइट। यहाँ देख लीजिए GA है, सॉरी चलिए ये तो है ही, गलती से मैंने सर्कल कर दिया, रफ कर देता हूँ। यस, तो देख लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर यानी लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रखना होगा थोड़ी सी एडिशनल सेक्शंस एप्लीकेबल है, सिंपल, और कुछ नहीं है। अब ये सेक्शंस क्या है ये तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा कि कितना एलिजिबल है, किसके लिए कितने एग्जम्प्टेड है, सिंपल। तो इतनी सी बात थी। ये सेक्शन जैसे ही लेस करोगे आपके पास जो बैलेंस होगा वही टैक्सेबल हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, सिंपल जी। तो आई होप कितना क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे नंबर A, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। तो क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन एसेट्स इज द वैल्यू विच वाज एक्वायर बाय द एसएससी। तो जो भी आप एक्वायर करोगे, जो वैल्यू होगी उसी को बोल देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बाय एसएससी। अब एसएससी कौन है, जो टैक्स पे करेगा, या टैक्स पेयर पर्सन को ही एसएससी बोलते हैं हम। It is to be increased by expenses of capital nature for completing or acquiring the title of the property. Interest on money borrowed to acquire an assets is also considered part of actual cost of the assets. यानी जो भी आपने लोन लिया होगा उस पे जो आपने इंटरेस्ट क्या किया होगा, पे किया होगा, राइट। टू एक्वायर एन असेट्स, उसी एसेट्स को एक्वायर जब करोगे तो वो क्या होगा, ये उसका भी पार्ट होगा एक्चुअल कॉस्ट का, सिंपल। Under the provision of section 49 subsection 1 and under section 55 subsection 2, the cost of acquisition means the following. Number 1, assets acquired prior to 1st April 2021, यानी 2001 1 अप्रैल 2001 से पहले अपने assets को क्या किया हो, acquire किया हो। तो when the capital assets become the property of the SSC or previous year owner before 1st April 2021, then the assessee shall have option to select any one following। कहने का ये मतलब है कि अगर प्रीवियस ईयर या एसएससी ने 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर किसी असेट्स को एक्वायर किया हो तो उसके पास ऑप्शन है, कौन सा, नंबर 1 एक्चुअल कॉस्ट एंड नंबर 2 फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2021 से पहले, राइट। ये दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन से वो सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन कैसे सिलेक्ट करेगा, ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं गया है। सिलेक्ट तो करेंगे, दो ऑप्शन है, राइट। इसमें से जो भी हायर होगा वो होगा, राइट। आई थिंक ये दोनों में से हायर को सिलेक्ट करना है, यही कुछ होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ अभी यहाँ क्वेश्चन मार्क रखना आप, राइट। उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया गया कि कौन सा सिलेक्ट करना है। दो ऑप्शन तो दे दिए, ऑप्शन एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू, लेकिन सिलेक्ट कौन सा करना है शायद यहाँ मिस रह गया है, हायर ही करना है, राइट। बट इस पे अभी मैं कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, या क्वेश्चन मार्क आप रख सकते हो। नंबर 2, व्हेन कैपिटल असेट्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी बाय सक्सेशन, इंटरेंस, गिफ्ट, वेल, पार्सनेशंस ऑफ HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कॉस्ट ऑफ कैपिटल असेट्स टू द प्रीवियस ओनर एंड इट इज फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2021 में बी टेकन। तो देख लीजिए, राइट। इन केस में कौन सा लेना है आपको, फेयर मार्केट वैल्यू लेना है, राइट। ये देख लीजिए कहा गया है, सिंपल। तो कौन सा लेना है, फेयर मार्केट वैल्यू लेना है, यहाँ कहा गया है पॉइंट नंबर 2 में। नंबर 3, ऑन लिक्विडेशन की बात करें, व्हेन कैपिटल असेट्स बिकम प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी
on distribution of the capital assets of a company on its liquidation, then fair market value of assets on the date of distribution is to be taken। तो कहने का यही बात है, जिस डेट पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया हो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, उसको क्या करोगे आप, टेकन, यानी उसी को आप लोगे। सिंपल, ये तो काफी आसान था। पॉइंट नंबर 4 है शेयर और स्टॉक ऑफ कंपनी। इफ द एसएससी बिकम ओनर ऑन recognition of its share capital like consolidation, subdivisions, conversion of share into stock, its then cost of acquisition is calculated with the reference to the cost of acquisition of the share or stock from which such asset is derived। इतना डिटेल में तो नहीं आएगा, बट लिखा हुआ है तो आप ध्यान में ले सकते हो। पॉइंट नंबर 5, cost to previous year, previous owner not assetable if the cost of which previous owner acquired the property cannot be asserted, then cost of acquisition to the previous owner means fair market value date which become its owner। यानी कहने का यही मतलब है कि जो प्रीवियस ईयर में है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा वही क्या कंसिडर किया जाएगा, उसी को एज अ ओनर कंसिडर किया जाएगा। पॉइंट नंबर 6 है एडिशनल कंपनसेशंस। द कॉस्ट इन केस ऑफ एडिशनल कंपनसेशंस अलाउड बाय गवर्नमेंट और एन ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूशंस रिलेटिंग टू द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट्स इज टू बी टेकन नील। क्या मतलब, यहाँ जो एडिशनल होगा कॉम्पनसेशन अलाउंस बाय गवर्नमेंट या ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूशन के द्वारा और एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट इज टू बी टेकन नील। तो इस केस में आप उसको नील यानी क्या, जीरो, राइट, कोई भी आप कंसिडर नहीं करोगे, इसका मतलब जीरो हो गया। थोड़ा सा और स्क्रॉल करता हूं मैं, ये पॉइंट थोड़ा डिटेल में है, कुछ पॉइंट्स काम का है आपके लिए। पॉइंट नंबर 7 है सिक्योरिटीज इन डिमांड फॉर्म। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग any security is demand from shall be determined on the basis of first in first out LIFO method। तो सिक्योरिटी डिमांड फॉर्म जो होगा उसको आप LIFO मेथड से ही कंसिडर करोगे, जो पहले आया उसी को आप ले लेना है, जो पहले आया वो पहले गया उसी मेथड से, राइट। ये हमने कहाँ पढ़ा था, तो आपके लास्ट सेम जो बीकॉम सेम 3 है, राइट, उसी के अंदर पढ़कर आए हैं। बीकॉम सेम 3 के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग में था, यूनिट नंबर 2 था आई थिंक आपका, फीफो एंड लिफो, तो ये अच्छे से हम पढ़ कर आए हैं, उसी की बात हो रही है। पॉइंट नंबर 8 है बोनस शेयर। वेयर द बोनस शेयर आर इश्यू बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स, द कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर विल बी डिटरमाइंड एज अंडर। कैसे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बोनस शेयर ट्रांजेक्शन शेल बी कंप्यूट एज अंडर। तो जो भी प्रॉफिट होगा सेल करने पर बोनस शेयर को, उसको कैसे डील किया या ट्रीट किया जाएगा, ये रहा, देखिए। नंबर 1, इफ ओरिजिनल शेयर एंड बोनस शेयर वेर एक्वायर प्रायर टू 1 अप्रैल 2021, यानी 2001 से पहले अपने बोनस शेयर या ओरिजिनल शेयर को एक्वायर किया, तो क्या है, नंबर ए, कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल शेयर विल बी आइदर इट्स एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2021 विच एवर इज मोर। तो इस केस में कौन सा लेना है आपको, देख लीजिए, एक्चुअल कॉस्ट हो या फेयर मार्केट वैल्यू हो, दोनों में से कौन सा लोगे आप, दोनों में से जो ज़्यादा है उसी को आप सिलेक्ट करोगे। नंबर बी, कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर विल बी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2021। अगर 1 अप्रैल 2021 को हो, 1 अप्रैल 2000 पहले से, तो कॉस्ट की बात हो रही है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर विल बी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2021, यानी आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है ना उसी की आप कंसिडर करोगे, सिर्फ अगर कॉस्ट की बात हुई तो दो चीजें आपने पढ़ी, एक तो कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल शेयर और दूसरा कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर, राइट, क्लियर सब लिखा गया है। कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल शेयर हो तो आपको एक्चुअल या फेयर मार्केट वैल्यू में से जो ज़्यादा हो उसको लेना है,
कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर हो तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू ही लेना है, बट वो 1 अप्रैल 2021 से होना चाहिए, यानी ऑन 1 अप्रैल 2021, यानी उसके बाद का शायद कह रहे हैं, राइट। पॉइंट नंबर 2 है, इफ ओरिजिनल शेयर वेर एक्वायर बिफोर 1 अप्रैल 2021 एंड बोनस शेयर वेर अलॉटेड आफ्टर 1 अप्रैल 2021, यानी दो इसकी कंडीशन है। एक तो जो ओरिजिनल शेयर है उसको एक्वायर किया हो बिफोर 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2001 से पहले इसको क्या किया गया, एक्वायर यानी लिया गया हो, और बोनस शेयर अलॉट कब किया गया हो, आफ्टर 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 2001 के बाद अलॉट किया गया हो। तो इस कंडीशन में क्या है, नंबर ए, कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल शेयर विल बी आइदर इट्स एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2021, विच एवर इज मोर, जो ज़्यादा होगा उसी को लोगे, एंड कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर विल बी टेकन नील यानी 0। समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात कही गई है। सेम वही केस है, कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर के लिए क्या हो जाएगा, आपका नील हो जाएगा, जो कि ऊपर कैलकुलेट कर रहे थे ना आप किस पर, फेयर मार्केट वैल्यू पे, उसी को क्या कर दिया गया, ये 0 कर दिया गया। बाकी सेम पॉइंट है, बस यहाँ डिफरेंस क्या है कि बोनस ओरिजिनल शेयर है उसको एक्वायर किया गया होना चाहिए 1 अप्रैल 2001 से पहले का, और बोनस शेयर को अलॉट किया होना चाहिए आफ्टर 1 अप्रैल 2001 के बाद। सिंपल, ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने। एंड थर्ड पॉइंट है, इफ ओरिजिनल शेयर एंड बोनस शेयर एक्वायर ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2001, यानी 1 अप्रैल 2001 के बाद ओरिजिनल शेयर हो या बोनस शेयर हो, उसको क्या किया गया है, एक्वायर किया गया है। तो नंबर ए, कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल शेयर इज टू बी टेकन देयर एक्चुअल कॉस्ट। तो जो कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल शेयर है उसको किसके कॉस्ट पे लेना है आपको, ओरिजिनल कॉस्ट पे। एंड नंबर बी, कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर विल बी टेकन नील, नील यानी 0। तो तीनों कंडीशन है, तीनों का अच्छा से प्यारा सा चार्ट बना लीजिएगा आप, कि देख लीजिए कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर हो तो ये तो दो जगह नील हो जा रहा है, कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल शेयर होगा तो देख लीजिए यहाँ एक्चुअल कॉस्ट पे, यानी 1 अप्रैल 2001 के बाद हो तो एक्चुअल कॉस्ट पे, बाकी तो ये विच एवर मोड है वही कंडीशन है। तो बस 3 पॉइंट ही आपको याद रखने हैं। वैसे तो 1 2 3 4 5 6 कंडीशन हो रही है, लेकिन आपको सिर्फ 3 ही याद रखनी है, राइट। तो मैंने बहुत ही अच्छे से लिखा है, ये बुक में ही आपका दिया है, बुक की ही थियरी है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छी बात है, राइट। मैंने अपनी ओर से ऐड नहीं किया इसमें कुछ भी, ये बुक की ही पूरी थियरी है आपकी, वहीं से मैंने ये पूरी थियरी ली है, सिंपल। अब नंबर पॉइंट 4 है, इफ कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ बोनस शेयर इज टैक्स अंडर सेक्शन 112A and bonus share were allowed before 1 फरवरी 2018, तो क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2018 और सेल्स प्राइस विच एवर इज लेस। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी कंडीशन है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर देखिए कैपिटल गेन जो हो रहा है आपको किस चीज पे, ट्रांसफर ऑफ बोनस शेयर पे, तो ये टैक्सेबल होगा किसके अकॉर्डिंग, अंडर सेक्शन 112A के अकॉर्डिंग। एंड बोनस शेयर वेर अलॉटेड बिफोर 1 फरवरी 2018, यानी 1 फरवरी 2018 से पहले अलॉट किया गया होगा बोनस शेयर। तो फेयर मार्केट वैल्यू जो होगा 31 जनवरी 2018 से पहले नहीं, उसके बाद, और प्राइस यानी सेल प्राइस विच एवर इज लेस, राइट। बहुत ही अच्छा दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों डेट, एक तो 1 फरवरी 2018 के बिफोर, उससे पहले का लॉट होना चाहिए, और जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 31 जनवरी 2018 के बाद की होनी चाहिए, और सेल्स प्राइस दोनों में से जो कम हो उसको लेना है। प्रैक्टिकल आएगा तो और मजा आएगा, बट ये थोड़े से रूल से अभी आप ध्यान में रखोगे तो आपको आगे हेल्प होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यस, पॉइंट नंबर 9 है, प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट शेयर।
अब राइट शेयर के लिए कुछ प्रोविजन है। तो द कॉस्ट ऑफ राइट शेयर एंटाइलमेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर इज टू बी टेकन नील। तो यहाँ तो ये जीरो कंसिडर करना है। एनी प्राइस एक्चुअल पेड बाय हिम कंपनी टू एक्वायर सच राइट शेयर होल्डर इज टू बी कंसिडर एज अ कॉस्ट। और कोई भी प्राइस एक्चुअली पेड की गई है कंपनी के द्वारा टू एक्वायर राइट शेयर और उसको एक्वायर किया गया है, तो आप क्या कंसिडर करोगे, इसको कॉस्ट के तरीके से कंसिडर करोगे। एंड नंबर 2, इन केस ऑफ assessee who purchase such right entitlement from the open market, cost of such right shares is equal to price paid by him original shareholders plus the price paid by him company for acquiring the right shares। यानी क्या पता क्या करे, कुछ खास तो समझ में आया नहीं कि जो एसएससी है वो परचेस करेगा राइट शेयर, राइट, ओपन मार्केट से यानी वही जो निफ्टी 50 होता है वहां से। अब देखिए जो कॉस्ट ऑफ सच राइट शेयर है वो इक्वल होगा प्राइस पेड के बराबर उसके लिए, और ओरिजिनल शेयर होल्डर प्लस करेंगे उसमें परचेस प्राइस पेड बाय हिम, जो भी कंपनी ने उसको पेड किया होगा, और इसी को क्या कहेंगे हम एक्वायरिंग राइट शेयर्स कंसिडर करेंगे, और यही आपका क्या होगा एज अ कॉस्ट तरीके से आप लोगे। सिंपल। पॉइंट नंबर 10, cost in case of depreciable assets. The written down value of block of assets will be taken nil under the following circumstances. Written down value होगी जब block of assets की वो नील होगी किस केस में, तो ये कुछ फॉलोइंग कंडीशंस है, वो केस आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा नहीं है, एक ही पॉइंट, 2 ही पॉइंट है। नंबर 1, where the sales proceed of one or more items of capital assets is more than opening, any written down value of all assets covered by the same block of assets increased by the cost of new assets purchase and expenses incurred in relation to sale of assets, the surplus treated as short-term capital profit and book value remains assets covered in that block will be considered zero under section 50 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। तो ये वही चीज़ है जो आपको मैंने ऊपर अच्छे से पढ़ाई थी, बस कुछ नहीं है, जो ज़्यादा अमाउंट है जो क्या है रिमेनिंग असेट्स जो होगी तो बस उसको आप जीरो का सेट कंसिडर कर दोगे। कौन से रिमेनिंग असेट्स, तो यहीं जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, जो भी आपकी न्यू असेट्स होगी उसमें जो आपने परचेस किया होगा और जो आपने एक्सपेंस किया होगा, किस केस में, रिलेशन टू सेल ऑफ असेट्स, एंड सरप्लस विल बी ट्रीटेड एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल। जो सरप्लस होगा उसको तब कंसिडर करोगे, राइट, लेकिन उस पर जो रिमेनिंग कैपिटल प्रॉफिट एंड बुक वैल्यू उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो आप ब्लॉक एसेट में क्या कंसिडर करोगे, जीरो कंसिडर करोगे। पूरा प्रैक्टिकल ही है, यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है मुझे एक्सप्लेन करने में, बट हाँ समझ आएगा तब ये आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। पॉइंट नंबर 2 है where sale proceeds of all items of capital assets is less than opening written down value of all assets covered in the same block of assets incurred in relation to sale of assets, loss will be treated as short-term capital loss under section 50 subsection 2। यानी कुछ नहीं है, देखिए आप जो सेल्स कर रहे हो ना कैपिटल ऑफ असेट्स को, उसमें जो ओपनिंग बैलेंस है, सारी ओपनिंग बैलेंस और आपका जो असेट्स है, उन दोनों के बीच जो आपको डिफरेंस मिल रहा है, ऊपर प्रॉफिट मिल रहा था तो उसको आपने क्या जीरो कंसिडर किया, और नीचे जो आपको लॉस मिल रहा है, राइट, इसको आप ट्रीटेड कर रहे हो। ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रीट करोगे और यहाँ शॉर्ट टर्म लॉस गेन करोगे, और ये देखिए अंडर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 है, लेकिन यहाँ इसको जीरो कंसिडर कर दोगे, लेकिन यहाँ तो लॉस ही है, तो लॉस में तो आप क्या ही टैक्स पे करोगे। तो बस ये 2 थियरी एक्सप्लेन कर रही थी और कुछ खास तो है नहीं, सिंपल। नंबर बी भी है, इसी का पार्ट है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट इन रिलेशन टू कैपिटल असेट्स मीन्स द फॉलोइंग। तो उसके लिए क्या है, ये 3 कंडीशन है। ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर इनकर मेकिंग एडिशनल और अल्टरनेशन ऑफ द कैपिटल असेट्स बाय previous owner of the assets
but conditions are: number 1, that capital assets should have become property of previous owner or asset before 1st April 2001, and number 2, fair market value of assets on 1st April 2001 is taken cost of acquisition। यानी कहने का वही मतलब है कि एक तो कब की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्रीवियस ओनर की यानी प्रीवियस ईयर की, बिफोर यानी 1 अप्रैल 2001 से पहले की होनी चाहिए, और दूसरी फेयर मार्केट वैल्यू कब की होनी चाहिए, ऑन यानी 1 अप्रैल 2001 के बाद की होनी चाहिए। इसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आप कंसिडर करोगे। पॉइंट नंबर 2 है एनी अदर केस इट मीन्स ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर incurred in making any additional or alternation of the capital assets by the assessee after it become his property। तो सारा एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल नेचर के अंदर कंसिडर करने के बाद जो एडिशनल होगा, एडिशनल अल्टरनेशन ऑफ कैपिटल असेट्स वो असेसी, उसके बाद ही वो क्या बनेगी, उसकी प्रॉपर्टी बनेगी, असेसी की प्रॉपर्टी बनेगी। पॉइंट नंबर 3 है cost of improvement does not include any expenditure which deductible in computing income chargeable under the head of house property, profit and gain of business and profession or income from other sources। सीधी सी बात है, जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट होगा वो इंक्लूड कैसे होगा, जो कि चीज किसके अंदर इंक्लूड है, या तो पीजीबीपी में है, राइट, या उस प्रॉपर्टी में है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है, तो वो चीजें तो यहाँ थोड़ी ना कंसिडर होगी। उसी को कह रहे हैं कि डज नॉट इंक्लूड, राइट। यहाँ जो एक्सपेंडिचर है वो तो ये कैसे आप इंक्लूड करोगे, जो एडिशनल एक्सपेंडिचर होगा उसी से रिलेटेड होगा, किसी से, इसी पर्टिकुलर हेड से, तो वही कंसिडर होगा। लेकिन जो अदर हेड का होगा वो तो सीधी सी बात है, वो तो पार्ट ही नहीं बनेगा इस हेड का। तो अभी तो काफी कुछ है, काफी कुछ है मतलब क्या, अभी पॉइंट नंबर 5 आपका अभी ये शुरू होगा, राइट। इसको भी कवर करने का मैं सोच रहा हूँ और हो सकता है 10 मिनट लगे, तो चलिए फटाफट से इसको भी कवर कर लेते हैं। अब क्या है, इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है रिलेटेड टू एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन। तो कुछ ऐसी प्रोविजंस है जो कैपिटल गेन के लिए वो टोटली एग्जेम्प्टेड है, राइट। तो नंबर ए है स्पेशल एग्जम्पशंस। अभी आपको क्या है, आपको याद ही रखना होगा, जैसे कि कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग with a view of providing incentives for new investment in capital market. The following subsections is section 10 of the income tax act has been instated। यानी ये सेक्शन 10 वैसे तो हमने बहुत पहले पढ़ी थी, बट ये कुछ ऐसे सेक्शंस है जो ये क्या है, टोटली एग्जेम्प्टेड करती है इनकम को। फटाफट से रीड कर लेंगे, राइट। आपको याद करना है, इसको थोड़ा सा माइंड में रख सकते हो जिससे आपको क्या हो, बेनिफिट हो कैलकुलेशन के टाइम। नंबर 1 है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 33 कैपिटल गेन अर्न बाय अनहोल्डर्स ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ अंडर सेक्शन 54 ऑफ यूटीआई यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और आफ्टर 1st April 2022 is a fully exempted from tax। कुछ नहीं, बस अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 33 याद रख लेना, यूटीआई याद रख लेना, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, बात खत्म हो गई, राइट। द प्रोविजन इज एप्लीकेबल इवन इफ द कैपिटल असेट्स इज अंडर सेक्शन 54। शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स हो तो भी एप्लीकेबल है, राइट। In case of capital arises loss transfer under section 54, benefit of setup or carry forward is not allowed। अच्छा, बस कौन अलाउड नहीं है ये भी आपको अभी याद रखना है, मुझे लगा कि अलाउ है। अंडर सेक्शन 54 और शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स हो वो अलाउ है, लेकिन देखिए कैपिटल लॉस है जिसको आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे अंडर सेक्शन 64 के अकॉर्डिंग, और यहाँ बेनिफिट जो लोगे सेटअप या कैरी फॉरवर्ड का ये अलाउ नहीं है, राइट। तो ये याद रखना है। 3 पॉइंट हो गए अब आपको याद रखने के लिए एक ही पॉइंट में से। पॉइंट नंबर 2 है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34A एनी इनकम अराइजिंग ऑन द एसएससी बीइंग अ शेयर होल्डर्स ऑफ अकाउंट बायबैक ऑफ शेयर बाय कंपनी एज रेफर इन सेक्शन 115 AQ।
तो बस इतना ही कहा गया है, कुछ काम का है नहीं, चलेगा ये। पॉइंट नंबर 3 है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 36 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ट्रांसफर ऑफ एलिजिबल इक्विटी शेयर्स where an SSC has acquired such share during 1st March 2023 in 2003 and 29 February 2004 held for period of 12 month or more। ये भी कोई बेकार की है, राइट, ये दोनों ही बेकार है, किसी काम नहीं आएगा आपके। पॉइंट नंबर 4 अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 कैपिटल गेन अराइजिंग कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। तो सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर लैंड होगी तो क्या है आपकी एग्जेम्प्टेड ही है, राइट। ये अंदर पढ़ लेना, पॉइंट्स जो दिए गए हैं ये मैं नहीं रीड करने वाला हूँ, अब सिंपल थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर 5 है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स or unit of equity oriented fund or unit of business trust is no more consideration exempted। अच्छा, तो ये कुछ चीजें हैं, यहाँ आपको क्या नहीं मिलेगा, यहाँ आपको कंसिडरेशन के तौर पर नहीं मिलेगा। किस चीज को, जो यहाँ सिंपली यहाँ लिखी गई है उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात हो रही है, जो आप ट्रांसफर करोगे लिस्टेड इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट, नो मोर कंसिडरेशन एक्सेम्प्टेड ऑन अकाउंट ऑफ एंडेटमेंट मेड इफेक्टिव फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2019-20। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, असेसमेंट ईयर 2019-20 से ये अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन है, जो ये इक्विटी शेयर है, यूनिट ऑफ इक्विटी शेयर ओरिएंटेड है, बिजनेस ट्रस्ट है, यहाँ पर आपको एग्जेम्प्टेड नहीं मिलेगा, इसको आपको कैलकुलेट करना है, राइट। टैक्स इज कैलकुलेटेड एज पर स्पेशल प्रोविजंस इज गिवन सेक्शन 112A। वो जो प्रोविजंस दिया है आपको, ये नीचे सारी कंडीशंस को क्या करना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है, कोई भी बहाना नहीं चलेगा, ये याद करना है, राइट। जो नहीं करना था उसमें मैंने खुद क्रॉस कर दिया, लेकिन जो करना है वो तो करना ही है। तो कंडीशन नंबर ये है कि टोटल इनकम इंक्लूड एनी इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड इज अ कैपिटल गेन, वो तो हमें पता है। कंडीशन नंबर 2 कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स बिगन एन इक्विटी शेयर ऑफ इन कंपनी और यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट स्कीम यूनिट ऑफ लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो ठीक है, ये भी हमें पता है, लिंक होना चाहिए इंश्योरेंस प्लान से, ठीक है, वो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। कंडीशन नंबर 3 क्या है, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट और स्कीम ऑफ यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे STT भी बोलते हो, हैज बीन पेड। तो इसको भी क्या करोगे, ये सारी चीजों को आप कंसिडर करोगे। कंडीशन नंबर 4 इन केस कैपिटल गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन यानी STT was paid also at the time of acquisition is applicable only when the share were acquired after 1st October 2004। तो देख लीजिए, कहने का ये मतलब है कि जो कैपिटल गेन अराइज होगा ट्रांसफर करो जब इक्विटी शेयर या SST को, तो तब कंसिडर करना है आपको टाइम ऑफ एक्विजिशन, तब ये एप्लीकेबल होगा। कौन सा, बट वो कब होना चाहिए, 1 अक्टूबर 2004 के बाद होना चाहिए, तब ये एप्लीकेबल भी होगा। Computations of tax under section 112A effective from the assessment year 2019-20 if fourth condition is given above are satisfied, tax on long term capital gain mention in condition 2, यानी ये जो mention ये condition 2 की बात हो रही है, will be calculated on the basis of parameters given below। तो अब देखिए इसके लिए क्या करना होगा। नंबर 1 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
in excess of 1 lakh rupees is a taxable at 10%. नंबर 2, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि मेंशन किया गया कंडीशन 2 में does not exceeds 1 lakh, it is not chargeable to tax. नंबर 2, अच्छा ये देखिए यहाँ नंबर 1 है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो वो एक्सिस करे जो 1 लाख रुपए से, तो फिर वो टैक्सेबल होगा फ्लैट 10%। उसमें दो चीजें हैं कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मेंशन किया गया है कंडीशन 2 में, वो क्या, डज नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज, इट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अगर ये 1 लाख रुपए से अगर ज़्यादा एग्जिट नहीं करती है, कंडीशन नंबर 2 है जो आपकी, तो फिर इस केस में भी ये टैक्सेबल नहीं होगी। ये अच्छी बात है, राइट। 1 लाख रुपए का ही अमाउंट है, ज़्यादा हो तो सीधा 10% टैक्सेबल होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, राइट। नंबर 2 कह रहा है इफ गेन एग्जिट 1 लाख, amount is exceeds 1 lakh, amount will be taxable at the rate of 10% plus surcharge plus 4% health and education case। तो 1 लाख से अगर वो एक्सीस करती है, यानी एग्जिट यानी एक्सीस यानी ज़्यादा 1 लाख को ओवर करती है, तो ये 10% तो लगेगा ही। उसके बाद जो सरचार्ज लगता है, राइट, सरचार्ज, और फिर यहाँ जो 4% है आपका हेल्थ एंड एजुकेशन, ये भी अप्लाई होगा। फिलहाल ये आपका पार्ट नहीं है, राइट। मुझे तो नहीं लगता कि कहीं भी दिया होगा कैलकुलेशन में, बट ये अप्लाई होता है। सिंपल, कब, जब आप नेट टोटल कैपिटल गेन आप कैलकुलेट करते हो, उसके बाद की बात है ये। द रेट ऑफ 10% इज एप्लीकेबल ऑफ ऑल द एसएससीज, राइट। तो ये सभी के एसएससी के लिए एलिजिबल है, कोई भी एसएससी ऐसा नहीं करेगा, चाहे वो कंपनी या फर्म हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, राइट, कोई भी हो, वो इंडिविजुअली क्यों ना हो, किसी के लिए भी एग्जेम्प्टेड नहीं है, सबके लिए एप्लीकेबल है। सिंपल। एंड ये लास्ट पॉइंट ये है आपका, पॉइंट नंबर 2 है बेनिफिट ऑफ टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट। तो नंबर 1 है द बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ रेसिडेंटल इंडिविजुअल और रेसिडेंटल HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, may be ordinary resident or not ordinary resident. Number 2, besides the benefit is available only for total income as a reduced long-term capital gain mentioned in the condition 2 less than exempted income not. Reminder, the full amount of such long-term capital profit even if does not exceed 1 lakh is a part of total taxable income and such special treatment is to be considered only which compute tax liabilities। तो बस यही है कि अगर फुल अमाउंट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की और वो 1 लाख से क्या करती है, एग्जिट नहीं करती है, तो इस केस में क्या होगा, ये टोटल टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनेगा और इसके लिए जो स्पेशल ट्रीटमेंट है उसको क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा, जो कि फिलहाल यहाँ आपका वो पार्ट नहीं है, तो शायद नहीं दिया होगा। सिंपल। एंड ये लास्ट पॉइंट है बी। यस, अब वीडियो आपकी खत्म होने वाली है। ग्रैंड फादरिंग प्रोविजंस फॉर द लिस्टेड शेयर यूनिट्स एक्वायर बिफोर 31 जनवरी 2018, यानी इसको कब एक्वायर किया गया हो, 31 जनवरी 2018 से पहले एक्वायर किया गया हो, इसको ग्रैंडफादर प्रोविजंस बोलते हो आप। आइए पढ़ते हैं क्या ये। विथ एन इंटेंशन टू प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसे CBDT बोलते हो, MCQ में आ सकते हैं, याद रखना, हैज इंट्रोड्यूस ग्रैंडफादरिंग क्लॉज टू एंश्योर द टैक्स इज ओनली प्रोस्पेक्टिव ऑफ नेचर and therefore tax is levied on the gain arising only after the date of removing early exemptions granted under section 10 subsection 38 to the investors। तो कुछ नहीं, ये जो है ग्रैंडफादर, इसको लॉन्च किया गया कब से एप्लीकेबल होगा, बिफोर यानी 31 जनवरी 2018 से पहले हो तो। टैक्स ऑन long-term capital gain is excess of 1 lakh, sale of listed equity share or unit of mutual fund subject to security transaction tax STT being paid। यानी कहने का ये बात है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात हो रही है
और जो एग्जिस्ट करेगा 1,00,000 रुपये से, 1,00,000 रुपये से जब आप क्या करोगे, सेल करोगे लिस्टेड इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, तो एसटीटी एप्लीकेबल होगा, उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा, राइट। छोटा सा टैक्स का पार्ट है एसएसटी जो कि एप्लीकेबल है। द फाइनेंस एक्ट 2018 हैज इंट्रोड्यूस grandfathering provisions in respect of such specific securities bought before 1st February 2018. No index benefit is to be allowed in the case of such transaction. और यहाँ जो इंडेक्स कॉस्ट बेनिफिट है वो भी आपको क्या होगा, अलाउ नहीं होगा। The method of determination cost of acquisition has been specially prescribed in the such case. Cost of acquisition will be calculated as under. तो कैसे कैलकुलेशन करोगे कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, तो स्टेप नंबर 1 है सिलेक्ट द लोअर वैल्यू जिसे एल कहोगे, आउट ऑफ माइनस कर दोगे फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 से होना चाहिए, और एक्चुअल सेल्स प्राइस जिसे आप एस कहोगे, राइट। तो ये दोनों में से कौन सी लेस करोगे आप, वो तो हमें देखना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 सिलेक्ट हायर वैल्यू, इन दोनों में से हैज टू बी टेकन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर दिस पर्पस एंड ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पी इफ बॉट और ऑन 31 जनवरी 2018 द लोअर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेशन एज पर स्टेप 1। तो स्टेप 1 में देखिए यहाँ दोनों में से कौन सा आप कंसिडर करोगे, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है जो बिफोर 31 मार्च हो, उन दोनों में से जो लोअर हो वो यहाँ आप पुट करोगे और यहाँ से फिर क्या करोगे, आप माइनस करोगे, राइट। और जो आपका आंसर आएगा उसको आप कंसिडर करोगे। पूरा का पूरा प्रैक्टिकली है, बट ये स्टेप 2 है, ये आप अच्छे से याद कर लेना। एक्चुअली आपके लिए मोस्ट आईएमपी है ये कैलकुलेशन के व्यू पॉइंट से, तो इसको आपको ध्यान में लेना होगा। थियरी की क्लास थी, बहुत लंबी हो गई वीडियो, बहुत लंबी भी नहीं हुई है, 45 मिनट्स ही हुए हैं, राइट। अब इतने तो क्लास में भी आपको झेलना पड़ता है प्रोफेसरों को, तो मैंने तो आपको फिर भी गो थ्रू करवाया, वो तो डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन भी करवा देते हैं और बोल देते हैं बस ये हो गया, अब आप सीधे सम कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए ये थियरी कवर करवाने का फ़ायदा ये है कि ये थियरीज मैंने एक बार तो अपने एंड से पढ़ा दी, अब आप इसको सेल्फ स्टडी के भी थ्रू सेल्फ स्टडी भी करोगे, राइट। पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर ही देता हूँ, राइट। वहाँ से आप डाउनलोड करके, ये आपके पास बुक भी होगी तो बुक में ये मेंशन ही है, वहीं से मैंने थियरी ली थी। तो आप एक बार खुद से पढ़ोगे तो क्या होगा, आपका ये डाउट कैलकुलेशन के टाइम नहीं आएगा। तो आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स ऑन है, आप पूछ सकते हो अपने डाउट को, मैं सभी कमेंट का आंसर करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अब मैं सोच रहा हूँ आपको सम ही कैलकुलेट करवाऊँ, प्रोविजंस जैसे जैसे आती रहेंगी मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। सो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।